Hi everyone, how are you all doing? So in this video we are going to start a new series जिसमें हम जो आपके हिंदी की न्यू टेक्स्ट बुक आई है क्लास 9th के लिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट है आपका गद्य। गद्य यानी जो स्टोरी वाला पार्ट होता है। एक और खंड है जिसमें कि पोएम्स वाला सेक्शन दिया हुआ है। तो पहले हम गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जो पद्य वाला खंड है वहां से ले लूंगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इन चैप्टर्स के, इन सब्जेक्ट्स के और भी किसी सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिएगा। इस चैप्टर का मैं आपको प्रीव्यू दिखा देती हूँ किस तरीके से हिंदी के चैप्टर का आपके नोट्स रहेंगे। मैथ्स के भी हैं, साइंस के भी हैं, सभी सब्जेक्ट्स के हैं, तो आप देख सकते हैं और फिर कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। नोट्स फ्री नहीं है, उसी हिसाब से कनेक्ट करिएगा। ओके, तो चलिए प्रीव्यू देख लेते हैं। क्लास 9th हिंदी के टेक्स्ट बुक के जो नोट्स हैं वो इस तरीके से रहेंगे। पहला खंड जो है गद्य खंड, उसको हमने कवर किया है। चैप्टर की जो भी समरी रहेगी वो डिटेल टॉपिक वाइज रहेगी। और इसके बाद जो भी चैप्टर में आपको व्याकरण से रिलेटेड चीजें दी गई हैं वो सारा मैंने टॉपिक वाइज कवर किया हुआ है। ये देखिए व्याकरण का सेक्शन है, जो भी चीजें दी गई हैं वो कवर है। और साथ ही साथ जो अभ्यास के प्रश्न है, बुक में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए रहते हैं वो भी इसमें कवर किया गया है। सारे टॉपिक्स है ना, सभी चीजें दी गई होंगी। इवन एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट होता है वो भी दिया गया है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे इस चैप्टर के पठित गद्यांश कौन कौन से हैं, अपठित कौन से हैं जो आ सकते हैं इस चैप्टर के बेसिस पे, तो दो मैंने वो भी लिए हैं। ये आप देख सकते हो, एक एक मैंने यहाँ आपको दिखा दिया है। फिर जो व्याकरण के टॉपिक्स थे उन सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको 25-25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर राइटिंग सेक्शन है जैसे कि लेटर वगैरह है तो उस पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर जो 3 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। और फिर लॉन्ग आंसर्स भी प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरीके के नोट्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिएगा। नंबर स्क्रीन पे भी दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला जो सेक्शन हमारा दिया हुआ है, इसमें आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। ये कुछ कोट्स आपको दिए हुए हैं। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, जीवन शैली के बारे में बताता है। ऐसी प्रेमचंद्र जी द्वारा कहा गया है, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। मतलब कि ऐसी कोई एक रचना, कहानी क्या है, ऐसी एक रचना है, ऐसी एक क्रिएशन है जिसमें जीवन के ही किसी न किसी पार्ट को दर्शाया जाता है ना। तो ऐसी ही एक कहानी हम प्रेमचंद्र जी की पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर पहले प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म लम्ही वाराणसी में एक जगह है, वहां पर 1880 में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश में है। उनका मूल नाम धनपत राय था। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन हुआ था जो आजादी की लड़ाई में, उसमें उन्होंने सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। उन्होंने लिखना, ये जो कहानी वगैरह लिखना है उसको पूरी तरीके से अपना, जो हम कह सकते हैं करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पे उन्होंने चुन लिया। और जो युद्ध संग्राम वगैरह जो हो रहे थे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने जो नौकरी थी उनकी, उसको भी त्याग दिया। उनकी कहानियां जैसे मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमा श्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है, यानी नॉवेल्स है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी पत्रिकाओं का भी संपादन किया। वो एडिटर भी थे इन न्यूज़पेपर या पत्रिकाओं के। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसान, मजदूर, दलित, स्त्री और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है। वो किस टॉपिक पर लिखा करते थे? जो लेबर होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, जो दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं समाज में, स्त्री हैं, उनके ऊपर इन्होंने कहानियां लिखी हैं। प्रेमचंद्र का जो कथा साहित्य है उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी आत्मीयता मिली है, उनको भी स्थान दिया गया है। उनकी भाषा जो है लिखने की वो सरल है, जीवंत है। ऐसा लगता है कि अभी हमारे सामने चीजें हो रही हैं। मुहावरेदार है, इसमें मुहावरे यूज हुई हैं तथा लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग, मतलब जो लोगों में उस समय प्रचलन में थे शब्द, ऐसे शब्दों का उन्होंने कुशलता पूर्वक प्रयोग किया है। सन 1936 में प्रेमचंद्र का निधन हो गया। 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। अब हम उन्हीं की एक कहानी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, 2 बैलों की कथा। इसमें प्रेमचंद ने किसानों के जीवन और पशुओं के साथ उनके भावात्मक संबंधों का मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। मार्मिक मतलब बहुत दया के साथ, कैसे जो इंसान है वो पशुओं के साथ कभी कभी जुड़ जाते हैं, उसको बताया उन्होंने। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता
सहज ही नहीं मिलती। सहज मतलब आसानी से नहीं मिलती स्वतंत्रता, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से भी जुड़ी हुई है। जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट होता था उस समय, उससे भी ये कहानी को हम जोड़ सकते हैं। प्रेमचंद्र ने इसमें पंचतंत्र, हितोपदेश जैसी कहानियों की परंपरा को अपनाया और आगे बढ़ाया है। जो एक चलन हमें पंचतंत्र की कहानियों में देखने को मिलता है, सीख मिलती है, हितोपदेश जो हमने संस्कृत वगैरह में पढ़े, इनसे हमें सीख मिलती है। ऐसे ही इस कहानी को पढ़कर भी हमें एक सीख मिलती है। चलिए अब कहानी को पढ़ लेते हैं। दो बैलों की कथा। ये सीरियल भी आता था टीवी पर पहले, तो मैंने तो सीरियल में पहले देखा था, फिर कहानी भी पढ़ी थी किताब में। तो आप लोग भी चाहें तो देख सकते हैं। स्टोरी देखा हुआ हमें ज्यादा याद रहता है, बट एक बार रीड कर लेते हैं। इसको सुनकर जब आप देखेंगे तो आपको पहले से कहानी पता होगी, तो समझने में आसानी होगी। चलिए रीड करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। ऐसा समझा जाता है कि गधे के पास दिमाग नहीं होता। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। कोई कहता है ना इसे बेवकूफी करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अरे गधा है क्या? गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता से उसे यह पदवी दे दी है? इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। क्या गधा सच में बेवकूफ होता है, या वो बहुत सीधा होता है, वो बहुत ऐसा बिहेव करता है जैसे उसको कुछ ज्ञान नहीं है? इस कारण तो नहीं लोगों ने उसको ऐसा नाम दे दिया। गाय जो है वो सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध ही आ जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं सुना हमने, ना देखा है ना। जैसे गाय को भी गुस्सा आता है, आपने देखा होगा, सींग मार देती है गाय, या परेशान करती है। जब उसका बच्चे को वो जन्म देती है तो उस वक्त वो और ज्यादा लोगों को परेशान करती है। उसके पास कोई जाता है तो वो उसे लात तक मार देती है। कुत्ता भी वैसे तो बहुत सीधा साधा दिखता है, लेकिन उसे भी गुस्सा आता है, वो भी भौंकता है। लेकिन कभी भी गधे को हमने गुस्सा करते नहीं देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। ऐसा नहीं लगेगा कि वो असंतुष्ट है। जो उसके सामने आ जाए, चाहे सड़ी हुई घास है या कैसे भी माहौल में उसको रखो, वो संतुष्ट ही दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे उससे सारी चीजें मिल गई हैं। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। मतलब कि जो गधा है वो पूरी तरीके से आपको ऐसा देखने को मिलेगा जैसे कि कितना उदास है, हर वक्त दुखी जैसा देखने को आपको मिलेगा। आपको कभी नहीं लगेगा कि उसने कुछ खुशी देखी है या वो बहुत ज्यादा खुश है ना। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। हर समय वो सेम दिखता है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। मतलब एक लेवल तक पहुंच गए हैं गधे के अंदर, वो सारे गुण होते हैं, पर आदमी फिर भी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देखा। इतने अच्छे गुण है कि वो शांत रहता है, किसी की बात का अनादर नहीं करता, फिर भी उसे लोग बेवकूफ कहते हैं। इतना अनादर तो कहीं नहीं देखा इतने अच्छे गुण वाले लोगों का या किसी जानवर का। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब इस संसार में, इस दुनिया में ऐसे लोग जो बहुत सीधे हैं वो नहीं टिक सकते, या वैसा नेचर उपयुक्त नहीं है, उन्हें तेज बनना पड़ता है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उस वक्त जो दुर्दशा थी भारतीयों की, या उस वक्त जो कंडीशन थी हमारे इंडियन लोगों की, उनको अफ्रीका में बहुत ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ा, अमेरिका में उन्हें नहीं जाने दिया जाता था, बेचारे शराब तक भी नहीं पीते थे, 4 पैसे जो भी वो कमाते थे उसमें से वे कुछ समय मतलब ऐसे समय के लिए बचा कर रखते थे जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, ना कोई उड़ाना पैसा, ना कुछ, ना लड़ाई झगड़ा करना, फिर भी कोई कुछ कह दे तो 4 बातें सुनकर रह जाते थे, फिर भी उन्हें बदनाम किया जाता था। जीवन के आदर्श को नीचा करते थे। कहा जाता है कि जहां भी इंडियन जाते हैं वहां जो आदर्श है, एक सोसाइटल जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। अगर ये लोग भी, जो उस वक्त के इंडियंस है, वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो उन्हें सभ्य कहा जाने लगता। मतलब जिसके पास ताकत है, जो गलत तरीके से बिहेव कर रहा है, उसी का चलेगा। जापान
की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। उस समय जापान जो है वो युद्ध में जीत गया था और एक ही जीत के बाद क्या हुआ था, उसे सबसे ऊंचा सबसे महान बना दिया था। मतलब छोटा देश होने के बावजूद भी उसकी वैल्यू बढ़ गई थी। अब आगे देखते हैं। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है और उसे उससे कम ही गधा है और वह है बैल। बैल को भी गधे की कैटेगरी में रखा जाता है। कहते हैं ना, अरे बैल कहीं का, बैल बुद्धि, मतलब कि उसे भी मूर्खों की कैटेगरी में रखा जाता है। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बैल को यहाँ पर क्या कहा गया है, बछिया का ताऊ। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहते होंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं लेखक आगे, मतलब कुछ लोग ऐसा बेवकूफों को बैल से तुलना करते होंगे, लेकिन लेखक क्या कहते हैं, कभी कभी मारता भी है बैल, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। गधा तो बहुत हद तक बर्दाश्त करता है, बैल को तो हमने सींग मारते भी देखा है, गुस्सा होते भी देखा है। तो बैल जो है वो थोड़ा तो अड़ियल होता है कभी कभी, तो उसका स्थान कहाँ है, गधे से नीचे। झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। एक किसान है जिसका नाम है झूरी, इसके दो बैल हैं, हीरा और मोती। इसी की कहानी है। अब कहानी शुरू होती है। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे ऊंचे लंबे, बहुत अच्छे बैल थे। दोनों दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, क्योंकि दोनों साथ साथ रहते थे तो दोनों के अंदर दोस्ती हो गई थी। नाउ दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। डील मतलब होता है, डील में ऊंचे मतलब कि शरीर की ऊंचाई चौड़ाई जो है वो बहुत अच्छी थी, अच्छी बनावट थी। अब यहाँ क्या है, दोनों आसपास बैठे रहते थे। और मूक भाषा मतलब कि बिना बोले, एक होता ना हम इशारे करके समझ लेते हैं, तो इसी तरीके से वो कन्वर्सेशन किया करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, दोनों बैल एक दूसरे की भाषा को समझते थे। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हम कहते हैं, मनुष्य कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानवर एक दूसरे की भाषा को कैसे समझ रहे हैं ये मनुष्य भी नहीं समझ पाता। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह यानी लड़ाई झगड़े के लिए सींग नहीं मिलाया करते थे। विनोद यानी हंसी मजाक में, खेल खेल में सींग भी लड़ा लिया करते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। जैसे दोस्त आपस में बहुत पक्के दोस्त हों तो नहीं, एक दूसरे को मारकर भी हम बात बताते हैं तो बुरा नहीं मानते, उस तरीके से यहाँ कहा गया है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। यहाँ कहा गया है दोस्ती जब गहरी होती है तो एक दूसरे को अगर मार रहे हैं, मजाक में कुछ कह भी रहे हैं तो बुरा नहीं लगता। तो ऐसे यहाँ हीरा और मोती की दोस्ती को पक्की दोस्ती बताई जा रही है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। मतलब इतने अच्छे दोस्त थे कि अगर उनको बैलगाड़ी में दोनों को साथ में लगाया जाता ना, तो दोनों के ऐसा ट्राई करते थे कि ज्यादा वजन मेरी गर्दन पे हो, मेरे दोस्त की गर्दन पे ना आए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो दोनों एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे, मतलब एक दूसरे को प्यार दिखाते थे। नाद में, नाद क्या होता है, वो मिट्टी का एक बर्तन टाइप का होता है जिसमें खाने के लिए दिया जाता है बैलों को, है ना, यहाँ शायद दिया हो, हाँ ये इस तरीके का है ना, ये जो दिया है। सो इस तरीके का मिट्टी का एक बर्तन होता है। सो नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते, मतलब खाना वो लोग साथ में ही खाया करते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, मतलब दोनों साथ साथ में ही एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। संयोग की बात, झूरी के एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। एक बार ऐसा हुआ कि जूरी ने क्या किया, गोई जो है उसे ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे, मालिक ने हमें बेच दिया है। गोई मतलब कि दोनों को साथ में, है ना, खेल का साथी, सखी। गोइया मतलब होता है सहेली, जो सखी दोस्त होते हैं उसे कहते हैं। तो दोनों को ससुराल भेज दिया झूरी ने। तो बैलों को क्या लगा कि मालिक ने हमें बेच दिया है, उन्हें क्या पता कहाँ भेजा जा रहा है। तो अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले
गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पीसना आ गया। दांतों पीसना मतलब होता है कि ऐसा बिहेव करना कि पूरी तरीके से परेशान हो जाना किसी चीज को संभालने में। मतलब बैलों को अच्छा नहीं लग रहा था कि मालिक ने हमें बेच क्यों दिया, तो ससुराल तक ले जाते जाते तो जो साला था, मतलब जो झूरी है उसका जो ब्रदर इन लॉ था, उसकी तो हालत खराब हो गई। दांतों पीसना बहुत ज्यादा परेशान कर दिया दोनों ने। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर मारते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। हुकारना मतलब कि जोर से दौड़ना एक बार को, कि मैं सींग से मार दूंगा, बैल ऐसे उसकी तरफ दौड़ते। मतलब कंट्रोल में ही नहीं आ रहे थे। पगहिया मतलब होता है जो बैलों का रस्सी से बांधा होता है ना, उसको पकड़ के खींचता आगे की तरफ तो पीछे जाते। पीछे से हाँकना, हाँकना मतलब होता है कि जैसे बोलना कि चलो, चलने के लिए बैल को बोलते ना, तो उस तरीके से आवाज देते तो वो आगे पीछे करते, दाएं बाएं भागते। तो इस तरीके से बैल बहुत परेशान कर रहे थे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? ऐसा वो पूछते ना कि मालिक आप हमें क्यों बेच रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, कि मतलब हम और मेहनत करते, हमें क्यों बेच रहे हो? हमने कभी दाने चारे की भी शिकायत नहीं की कि तुम हमें अच्छा खाना नहीं देते। तुमने जो कुछ खिलाया हम सिर झुकाकर खा लेते थे, फिर भी तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? तो उनके साले को, झूरी के साले को बैल जालिम कहते अगर वो बोल पाते तो। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी मुंह नहीं डाला। मतलब अपने घर से दूर हो गए थे ना, तो भूखे होने के बाद भी वो लोग खाना नहीं खा रहे थे। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगाने से लगते थे, अलग अलग लगते थे। ऐसा लगता था कि पता नहीं वे कहाँ आ गए हैं। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। मूक मतलब चुप होकर जो इशारे से बातचीत करते थे ना, तो दोनों ने सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। कनखी मतलब क्या होता है कि नजरें तिरछी करके, आंखों की किनारे से, कोर से देखा, और दोनों क्या हुआ, वहां पर लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता पड़ना मतलब कि सब लोग सो गए, रात हो गई, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। उन्होंने रस्सियां तोड़ दी और अपने घर की तरफ जाने लगे। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। पगहे, जो रस्सियां जिससे बांधा गया था, वो बहुत मजबूत थी, फिर भी उन्होंने एक ही झटके में रस्सियों को तोड़ दिया। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी मतलब जहां पर चारा डाला जाता था, वहां पर दोनों बैल सुबह वहीं खड़े थे जहां से वो गए थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। गराव अगेन वही जो फंदेदार रस्सी होती है ना, वो लटकी हुई थी आधी आधी। यहाँ आप देख सकते हो आधी लटकी हुई है, क्योंकि वो तोड़कर भागे थे। फिर घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। एक होता है ना कि जब हमें किसी पे प्यार भी आ रहा हो और हमसे गुस्सा भी हो, तो गुस्सा भी करते हैं लेकिन हमारी आंखों में प्यार भी दिख रहा होता है। तो उस तरीके से बैल जो है वो झूरी की तरफ देख रहे थे। ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है आपको। फिर आगे है, झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, मतलब बहुत खुश हो गया। वो दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। बहुत ज्यादा प्यार करने लगा झूरी बैलों को। घर और गांव के लड़के सारे जमा हो गए, तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी कोई बात थी, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बैलों का प्रेम जो है अपने मालिक के प्रति, वह इसमें दिखता है। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। इन बच्चों ने डिसाइड किया कि इनको अभिनंदन पत्र देंगे, मतलब स्वागत का पत्र देंगे। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, मतलब बैलों को खाने के लिए कुछ ना कुछ बच्चे लेकर आए। तो एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, मतलब सपोर्ट किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तो तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। मतलब पिछले जन्म में वे आदमी रहे होंगे, इतना कौन जानता है किसी को। प्रतिवाद करना मतलब इस बात को काटने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी की साहस नहीं हुई, सबने मान लिया इस बात को। झूरी की स्त्री जो थी, उसने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं। एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए, क्योंकि झूरी की जो पत्नी थी उसी के गांव में तो भेजा गया था बैलों को, है ना, उसके मायके, लेकिन वहां बैल रुके ही नहीं काम करने के लिए, तो गुस्सा होने लगी।
होगी। झूरी अपने बैलों पर ये आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना कुछ न दिया होगा तो क्या करते? मतलब झूरी कहता है मेरे बैलों को ऐसा मत कहो, ये नमक हराम नहीं है। नमक हराम क्या होता है? जैसे किसी ने हमारे लिए कुछ किया और हमने उसके बदले में उसके साथ कुछ धोखा दिया, ऐसे को हम नमक हराम कहते हैं। तो कहता है मेरे बैलों को नमक हराम मत कहो, चारा और या दाना पानी नहीं दिया होगा इसीलिए वो लौट आए। स्त्री ने रौब के साथ कहा, मतलब गर्व से कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और सभी पानी पिलाकर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? मतलब वो उसके मायके की बुराई कर रहे थे। तो स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। मतलब उसे बुद्धू कहा अपने पति को और कहा कि तुम जैसे बैल को सहला रहे हो वो लोग ऐसे नहीं सहलाते, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। मतलब खाना भी खिलाते हैं तो बहुत ज्यादा काम करवाते हैं। रगड़ कर मतलब पूरी तरीके से उनसे बहुत ज्यादा मेहनत करवाई जाती है। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले, इनसे तो काम होता नहीं है। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। तो गुस्से में कहती है इसे खली और चोकर जो मैं खिलाया करती थी अब देखती हूँ कहां से इनको मिलेगा, क्योंकि सिर्फ सूखा भूसा दूंगी, चाहे ये खाए, जिए या मरे। वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए। मतलब जो मजदूर था ना, मजूर यानी जो मजदूर था, उसे बोल दिया गया इन्हें सिर्फ भूसा देना है और कुछ नहीं। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका लगा, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुराकर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। मतलब झूरी ने जब देखा कि बैल खा नहीं रहे हैं, उसकी ओर देख रहे हैं, तो झूरी ने उस मजदूर को कहा कि तू इसमें जाके खली क्यों नहीं डाल देता? तो उसने कहा नहीं नहीं, मालिक जो मालकिन है वो मुझे मारेंगी या मार ही डालेंगी। तो कहता है कि छुपा के डाला। तो कहता है नहीं, ये मैं नहीं करूंगा, बाद में आप उन्हीं का साथ दोगे। तो ये पहला पार्ट था कहानी का। अब हम दूसरा पार्ट रीड करते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता, मतलब गाड़ी में लगा दिया चलने के लिए। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था, मतलब ज्यादा गुस्सा ना दिखाते हुए गाड़ी को संभाल लिया, नहीं तो उन्हें भी तो नुकसान पहुंचता। शाम को वे घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा, कल की शरारत का मजा चखाया, फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों की खली चूनी सब कुछ दी। मतलब जो 2 बैल हीरा और मोती थे ना, उनको तो सिर्फ सूखा भूसा डाल दिया भूरी के साले ने, और अपने बैलों को उसने क्या खिलाया? खली, चूनी, ये सब चीजें खाने को दी। चून क्या होता है? जो आटे में से बचा हुआ या जो अनाज के छोटे छोटे कण होते हैं ना, उसको कहा जाता है। दोनों बैलों का ऐसा अपनापन कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल सी छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिक्कार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिक्कार क्या होता है? टिक टिक शब्द करके, जैसे घोड़े चलते हैं ना, बैल आदि को चलने के लिए प्रेरित करना। तो ये जैसे आवाज देते हैं तो उस पर यहाँ मार पड़ी। मतलब अगर झूरी थोड़ा सा बोलता था चलने के लिए तो वो दौड़ने लगते थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें मार पड़ रही है। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही। उस पर मिला सूखा भूसा, मतलब मार भी पड़ी और खाने को सूखा भूसा मिला। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई, इतना बेकार खाना था कि उन्होंने नाद की तरफ देखा तक नहीं। दूसरे दिन गाय ने बैलों को हल में जोता। अब दूसरे दिन जो गया था ना साला, उसने बैलों को हल में जोता, हल में लगाया जोतने के लिए। पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। वे मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ना उठाए। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक में खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। मतलब एक दोस्त को मार पड़ रही थी तो दूसरे ने क्या किया, पूरा रस्सी वस्सी लेकर भागने लगा, सब टूट फूट हो गई। और अगर उनकी रस्सी बड़ी नहीं होती तो पकड़ भी नहीं पाते। फिर क्या हुआ, हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, भागो मत, भागोगे तो पकड़े जाओगे। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी, अब बहुत मार पड़ने वाली है, भागे हैं तो पढ़ने दो, बैल का जन्म ही लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे, जब बैल ही बनकर आए हैं तो मार खाना तो नसीब में लिखा है। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथ में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मतलब कि
कि रुक जाओ, भागो मत, लाठी लेकर आ रहे हो, मारेंगे, कुछ मत करो, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, तुम मत गिराना, मारेगा तो हमें सहना पड़ता है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। मतलब उसने मारा नहीं, सिर्फ पकड़ा और ले गया, जो झुरी का साला था। नहीं तो मोती को भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि अगर कोई मारता ना तो वो भी उनको पटक देता या मारता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है। मतलब वो गुस्से में दिखा बैल, तो गया ने क्या सोचा साले ने कि अगर अभी हमने इसको मारा तो ये हमें भी मार सकते हैं ये बैल, और नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उस वक्त वो लोग शांत रह गए। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। एक छोटी सी बच्ची घर से बाहर आई और उसने एक रोटी खिलाई इस तरीके से, तो बैलों को भूख तो नहीं मिटी, लेकिन थोड़ा सा प्यार मिला तो उन्हें अच्छा लगा। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। वो जो भैरव है ना, उसकी लड़की थी ये जो रोटी खिला रही है। तो बैलों ने सोचा क्या यहाँ भी अच्छे लोग रहते हैं। उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। मतलब ये जो बच्ची है ना, उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो जो सौतेली माँ है वो उसको बहुत मारा करती थी, तो बैलों से उसे आत्मीयता हो गई, अपने जैसे लगने लगे कि इसे क्यों इतना मार रहे हैं बैलों को, तो उन्हें प्यार आने लगा बैलों पर, इस लड़की को। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाया करती थी। बहुत काम करवाया जा रहा था बैलों से। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, उस प्रेम के कारण जो लड़की वो रोटी के थ्रू खिलाती थी। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था कि कब वो अपने घर जाएंगे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? हीरा ने पूछा। एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। मतलब कि अगर तुम सींग से उठाकर किसी को फेंकोगे, तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम सींग से उठाकर अगर फेंकोगे तो हो सकता है उसके बाप को कुछ नुकसान हो जाए, और वो बच्ची वैसे ही मां नहीं है और वो अनाथ हो जाएगी, क्योंकि वो इसी की बेटी है। उस जो ये बच्ची है उसी की बेटी है। तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। मतलब वो जो सौतेली माँ है उसी को फेंक दूंगा, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल क्यों जाते हो? मतलब ये इमेजिनेशन है कि बैल ऐसी बातें कर रहे होंगे। तुम तो किसी तरह से निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले कि फिर से रस्सी तोड़कर भाग चले? कोई रास्ता तो बताओ। हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? कि ये रस्सी आखिर कैसे हम तोड़ पाएंगे? इतनी मोटी है। नहीं तो मैं इसमें तुम्हारे साथ था कि हम भाग जाते। इसका एक उपाय है, पहली रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, कि मोटी रस्सी है ना, उसको थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। अब क्या हुआ आगे देखते हैं। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। लड़की ने क्या किया, उनकी पूंछ को, उनकी जो रस्सी थी उसको खोल दिया। ठीक है, कि भाग जाओ नहीं तो मार देंगे आज ये लोग तुम्हें। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाथ क्या होती है? जैसे बैल की जो नाक होती है ना, उसमें आर पार एक तरीके से धागा डाल दिया जाता है, जिससे उन्हें बहुत पेन होता है, और अगर वो बदमाशी करते हैं तो वो रस्सी को खींचकर उन्हें कंट्रोल में लाया जाता है। उसे गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? मतलब रस्सी तो खोल दी, लेकिन दोनों बैल वहीं खड़े रहे। तो मोती ने हीरा से पूछा कि अब क्यों नहीं चल रहे? अब तो रस्सी भी खुल गई। तो हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, इस अनाथ लड़की को मार पड़ेगी कि अरे तूने क्यों खोला बैलों को। अब सब इसी पर संदेह करेंगे, मतलब इसी पे शक जाएगा, क्योंकि यही हमें रोटी खिलाती है और ये प्यार दिखाती है। सहसा बालिका चिल्लाई, तो बच्ची जोर से चिल्लाई। सहसा मतलब अचानक से चिल्लाई। दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। मतलब लड़की चिल्लाने लगी कि दोनों बैल भाग रहे हैं। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने
ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया था। तो उस बच्ची ने तेजी दिखाकर क्या किया, होशियारी दिखाकर, कि वो चिल्लाने लगी ताकि बैल जो मेरे मुंह में खड़े हैं उस बच्ची के मुंह में वो ना फंसे और बैल वहां से भाग जाए। तो भागने लगे, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा कि किधर जा रहे हैं। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था, मतलब रास्ता ही भूल गए। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए, ये रास्ता तो नया है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, कि रास्ता हम भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। क्यों भागे तुम इतनी बेतहाशा, मतलब बिना होश में? उसे तो मार देना चाहिए था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वे अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? मतलब वो लड़की जो चिल्लाने लगी ना, तो कहते उसे मारना था, क्यों चिल्लाई वो? तो कहते नहीं, वो अपना धर्म छोड़ दी, वो चिल्लाने लगी, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे और खेत में वहां मटर की खेत थी, तो दोनों चरने लगे। रह रहकर आहट लेते थे कि कोई आ तो नहीं रहा, क्योंकि जिसकी खेत में चर रहे हैं वो देखेंगे तो उसको फिर मार पड़ेगी। जब पेट भर गया तो दोनों ने आजादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। बहुत ज्यादा खुश हो गए, उनका पेट भी भरा, अच्छा खाने को मिला। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और दोनों एक दूसरे को खेलने लगे, साथ में धक्का देने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वे एक खाई में गिर गया। जब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा तो फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया, मतलब झगड़ा होने वाला लगा तो वो साइड हट गया। अब आगे थर्ड पार्ट देखते हैं। अरे ये क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है, मतलब कोई उधर से आ रहा है। सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, मतलब बहुत बड़ा। उसे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है उस सांड की, है ना? तो मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो, जल्दी से कुछ सोचो, हमें इससे बचना है। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा कि अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा। भाग क्यों न चले, कि वह तो बहुत घमंडी लग रहा है, इस तरीके से झूमता हुआ आ रहा है, वो तो हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमारी रिक्वेस्ट भी नहीं सुनेगा, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। तो फिर वो कहता है दूसरा वाला कि अरे भागना तो कायरता है, मतलब ये तो निडर लोगों को काम है, तो फिर यही मरो, बंदा 9-2-11 होता है कि तुम और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, मतलब एक आइडिया सोचा गया कि दोनों जने एक साथ मिलकर उसके ऊपर प्रहार करेंगे। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो मतलब दौड़ाओ। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। मतलब दोनों ने प्लानिंग की कि किस तरीके से सांड के साथ लड़ाई करनी है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था कि एक साथ किसी से वो भिड़ा हो कभी। वह तो एक शत्रु से मलयुद्ध करने का आदी था कि एक दुश्मन इधर से आया, एक इधर से, दोनों ने लड़ाई की। मलयुद्ध मतलब साथ में खड़े होकर दोनों ऐसे लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्थी हो रही है, लेकिन यहाँ तो एक तरफ से दो जने थे। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे ये अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला तो मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। फिर क्या हुआ, सांड क्रोध में आकर पीछे से भिड़ा तो हीरे ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दी। मतलब आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया। मतलब बैलों ने उसे आखिर खदेड़ दिया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा, तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे, मतलब खुश थे कि वो जीत गए थे, है ना? सांड जो है बेदम होकर गिर गया था, लेकिन उसे छोड़ दिया और फिर दोनों झूमते हुए चले गए। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, इशारे से कहा कि मेरा जी तो चाहता है था कि बच्चा को मार ही डालूं, मतलब उस सांड को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए, कि वह गिर गया था, उसे क्या मारना, यह सब
ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। मतलब कि तुम बेकार ही सोच रहे हो, गिरा था तो क्या, अगर वो खड़ा रहता तो हमें छोड़ता नहीं, तो उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचे, मतलब पहले कुछ खा लेते हैं फिर सोचेंगे कि घर कैसे जाना है। फिर सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठी लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसने खुर कीचड़ में धंसने लगे, मतलब उसके जो खुर थे, जो पैर होते हैं ना बैलों के, इस तरीके से यहाँ पर जो उनके नाखून जैसा जो होता है पार्ट, उसे खुर कहा जाता है। वो कीचड़ में धंस रहे थे, वो भाग नहीं पा रहा था, उसे पकड़ लिया लोगों ने। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा कि अब वो बच भी सकता था तो नहीं बचा, वो भागा नहीं क्योंकि उसका दोस्त जो है वो प्रॉब्लम में था, तो रिटर्न आ गया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काइन हाउस में बंद कर दिए गए। काइन हाउस क्या होता है, इसे काइन हाउस पढ़ते हैं, जहां ऐसा घर जहां पे जो ऐसे पशु हों जो गुम हो गए हों, जिनके मालिक नहीं मिल रहे हों, किसी को नुकसान पहुंचाया, उसको बांध दिया जाता है। जब उनके मालिक ढूंढते हुए पहुंचते तो उनसे कुछ दंड लेकर, कुछ फाइन वाइन लगाकर और फिर उन्हें लौटा दिया जाता है। अगर कोई मालिक नहीं आता तो उनको नीलाम कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। तो वहां उनको बंद कर दिया। अब ऐसा मौका उन्हें पहली बार देखने को मिला। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ में ही ना आता था ये कैसा स्वामी स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंस थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। मतलब जो जानवर वहां बंद होते थे ना, उन्हें कोई खाने को भी नहीं देता था। इससे अच्छा तो झुरी का साला था, कम से कम खाने को तो देता था, सूखा ही देता था। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। दीवार में जो मिट्टी होती है ना, थोड़ा सा वो नमक जैसा टेस्ट करता है, तो उसको चाटने लगे। पर इससे क्या तृप्ति होती, भूख के मारे वो दीवार चाट रहे थे। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती, मतलब बहुत भूख लगी है। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। कि ये जो दीवार है यहाँ पर, ये देख रहे हो, इसे ही तोड़ देते हैं। मुझे तो अब कुछ नहीं होगा, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। अब मतलब इतना किया और अब दीवार तोड़ने की बारी आई तो वो भी नहीं तोड़ पा रहे। ये देखो, यही है काइन हाउस, है ना। ना, बाड़े की जो दीवार थी वो कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, उसने नुकीले सींग से नुकीले जो सींग थे उसको दीवार में गड़ा दिया और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया। और फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ 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 कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा, मतलब दीवार को तोड़ने लगा। उसी समय काइन हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हाजिरी लेना मतलब कि कोई जानवर नुकसान तो नहीं कर रहा, सब चेक करने आया वहां पर ये चौकीदार लालटेन लेकर, आप देख पा रहे हैं। फिर हीरा का ये उज्जड़पन देख उसने उसे कई डंडे रस्सी दी और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। उसने देखा कि हीरा जो है दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो डंडे से उसको मारा भी और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते भर जोर तो मार दिया, मतलब कि तुम तो सिर्फ बोल रहे हो, मैंने तो कम से कम कोशिश तो की, अपनी हिम्मत तो दिखाई। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए। तो फिर मोती कहता है कि ऐसा भी जोर क्या दिखाना कि बाद में और मुसीबत में पड़ जाओ। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, मतलब मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा, जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती ने कहा, ज्यादा कोशिश करोगे तो फिर ये तुम्हें मार देंगे। कुछ परवाह नहीं, हीरा कहता है, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितने जाने बच जाती, हम सब यहाँ से भाग सकते थे। इतने भाई यहाँ बंद है, मतलब इतने जानवर हैं, हम सब यहाँ से भाग सकते थे। किसी के देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। फिर मोती को भी हिम्मत मिली और उसने जोर लगाना शुरू किया। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगातार इस तरह जोर लगाने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, किसी दुश्मन से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई, मतलब बहुत कोशिश की, 2 घंटे लगातार। उसके बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई, थोड़ी सी दीवार गिरी। उसने दूनी शक्ति
शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जानवर भी चेत उठे, उनके अंदर भी हिम्मत आ गई, जो बिल्कुल मरने की कगार पे थे, जिन्हें कुछ नहीं खाने को मिला था। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। सभी जानवर भागने लगे, लेकिन गधों के पास हिम्मत नहीं हो रही थी या किस कारण से, तो गधे फिर भी खड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? तो एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिया जाए तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। गधे डर रहे हैं कि क्या अगर हम भागेंगे तो अगर फिर पकड़े जाएं तो फिर तो और दुर्दशा होगी। तो फिर हीरा कहता है, अरे अभी तो मौका है, अभी तो भागो, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। गधों ने कहा कि हम तो यहीं रहेंगे, हमें डर लगता है। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो, शायद ये कहीं भेंट ना हो जाए, मतलब शायद कहीं भेंट हो जाए। तो फिर हीरा कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, मेरी रस्सी नहीं खुल रही है, मुझे रहने दो, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, फिर हो सकता है हमारी कहीं मुलाकात हो। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो क्या मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है, मतलब अगर तुम नहीं भागे तो हम दोनों को बहुत मार पड़ने वाली है। तो मोती गर्व से कहता है, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, तुम उसी अपराध के कारण तो बंधे हो, क्योंकि तुमने भी वही किया जो मैंने किया। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा, मतलब वहीं आके सो गया। गधों को भी उसने निकाल दिया कि तुम तो बचो। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी था कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। वही जो उन्होंने सोचा था कि जो एक बैल बचा था उसको भी मोटी रस्सी से बांध दिया और बहुत मारा, और चौकीदार वगैरह और जो मुंशी थे वो तो सन रह गए कि आखिर सारे जानवर भाग गए। लास्ट पार्ट है चैप्टर का। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बड़े में वहां बंधे पड़े रहे, वहां बाड़े में दोनों को बांध के रखा। किसी ने चारे का एक तृण भी नहीं डाला, मतलब एक हफ्ते तक बेचारों को कुछ खाने को नहीं मिला। हाँ, एक बार पानी दिया जाता था पूरे दिन में, यही यही उनका आधार था। दोनों पानी पीकर रहते थे। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरियां निकल आई थी, ठठरियां यानी जो हड्डियां होती हैं शरीर की, वो तक दिखने लग गई थी। अब आगे देखते हैं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। डुग्गी मतलब जैसे डमरू या ढोल जैसा कुछ बजने लगा और 50-60 लोग वहां आ गए। तब दोनों मित्र निकाले गए, दोनों को बाहर निकाले गया, उनकी देखभाल होने लगी, मतलब उनका ध्यान रखा जाने लगा। लोग जो है वो आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता है, मतलब बोली लग रही थी कौन इन बैलों को खरीदता है, लेकिन वो बैलों की हालत ऐसी हो गई थी कि कोई नहीं खरीदना चाहता था। सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, मतलब आंखें लाल गुस्से में, और मुद्रा जो है बहुत ठोस कठोर थी, मतलब ऐसा लगता था बहुत भयानक आदमी है। वह आया और दोनों मित्रों के कूल्हे में उंगली खोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा, मतलब कूल्हों में उंगली डालने लगा और बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वो डर गए कि ये तो हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कुछ संदेह हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया, मतलब वे दोनों डर गए थे, ये हमारी बॉडी को ऐसे क्यों टच कर करके देख रहा है, ये हमारे साथ क्या करने वाला है। तो हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी, इससे अच्छा तो हम भूरी के ससुराल में ही रह जाते, नहीं भागते तो कम से कम आज जिंदा तो रहते, अब नहीं लगता कि हमारी जान बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों नहीं दया आती, मतलब अश्रद्धा मतलब भगवान के ऊपर से उसका विश्वास उठ रहा था, और उसने कहा कि सबके ऊपर भगवान दया करता है, हमारे ऊपर क्यों नहीं करते हैं। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे, मतलब अब कोई नहीं आएगा क्या हमें बचाने। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, ये हमें काटने वाला है।
तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले, मतलब अब वो नीलाम हो गए थे, बिक चुके थे। नीलाम होना मतलब होता है पैसे से कोई उन्हें खरीद कर चला गया, और वे साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, मतलब बहुत कमजोर हो गए थे बेचारे, पांव तक नहीं उठा पा रहे थे, पर भय के मारे, मतलब डर के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे कि कहीं ये हमें और ना मारे, क्योंकि वे जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था वह आदमी, इसलिए वो भाग रहे थे। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे घास में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, सभी जानवर जो है खाना खा रहे थे, चर रहे थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से पैठा पागुर करता था। पागुर मतलब खाने को पचाना, मुंह चलाते हैं ना जानवर, तो खुशी के मारे, क्योंकि उनका पेट भरा था तो वो पचा रहे थे। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं, हमें भी कोई बचा ले, है ना, ये कोई नहीं सोच रहा था। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित राह है, कि ये रास्ता तो पहचाना हुआ है। उन्हें ऐसा लगा, हाँ इसी रास्ते से तो गया उन्हें ले गया था, वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे, मतलब जहां से वो बिलोंग करते थे, भूरी का गांव। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। ये लो, अपना ही हार आ गया, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। अब दोनों खुश हो गए कि ये तो वही एरिया है, हमारा वाला एरिया है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है, मतलब पास में आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, मैं तो घर जा रहा हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ, मतलब इसे मैं मार दूंगा, तब हम यहाँ से भाग जाएंगे। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे ना जाएंगे, मतलब थान पर चलो, वहां से आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। खुश होकर, उन्मत्त मतलब बहुत खुश होकर आगे की तरफ वो दौड़े, ऐसे पागलों की तरह। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ चला आता था, मतलब जो थान थी जहां पर वो खड़े हुआ करते थे वहां आकर खड़े हो गए। अब वो जो दड़ियल आदमी जिसने खरीदा था वह भी पीछे पीछे दौड़ा आया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे, मतलब झूरी ने देखा बैलों को कि वे वहां बैठे और धूप खा रहा था, बैलों को जैसे ही देखा तो उसने बारी बारी से गले लगाने लगा, और मित्रों की आंखों से, जो दोनों बैल थे उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था, दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम किए लिए आता हूँ, मतलब मैं तो नीलामी में इन्हें लेकर आ रहा हूँ, ये तुम्हारे कैसे हो गए? मैं तो समझता हूँ चुराए लिए जाते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? मतलब ये मेरे बैल हैं तो कोई कैसे नीलाम कर सकता है? चले जाओ यहाँ से, जाकर थाने में रपट कर दूंगा, अगर नहीं गए तो मैं रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए पड़ा, मतलब कोशिश करने लगा कि उन्हें खींच कर ले जाए। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा। दड़ियल इसलिए कहा जा रहा है, वो दाढ़ी होगी उसकी बहुत सारी। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव से बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो, मतलब तुमसे मार ना दो। सभी लोग हंस रहे थे, तमाशा देख रहे थे। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता, मतलब अगर वो दड़ियल मुझे पकड़ता ना तो मैं उसको मारे बिना तो छोड़ता नहीं। अब ना आएगा, अब वो यहाँ नहीं आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर ले लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम सीधे साधे हैं। समझे, जो यहाँ से हमने कहानी शुरू की थी कि आप सीधे हैं तो आपको लोग बेवकूफ समझते हैं कि आपके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी जो था वो खड़ा दोनों को सहला रहा था, और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए, मतलब मालकिन उस वक्त तो गुस्सा
थी जब वो गए, लेकिन उसके बाद वह खुश हो गई। अब ये चैप्टर हमने रीड कर लिया है, चैप्टर ऑलरेडी 1 आवर का हो गया है, तो अभ्यास के लिए मैं सेकेंड पार्ट बना दूंगी, है ना। इसको हम सेकेंड पार्ट में कवर कर लेंगे, छोटा ही होगा बट कवर कर लेंगे। ओके, सो या फिर इस चैनल पे नहीं तो जो चैनल 2 है मेरा, सेकेंड वाला चैनल है जानकी स्टडी कॉर्नर, इसका अभ्यास पार्ट 1 के नाम से मैं उस वाले चैनल पे प्लेलिस्ट बना दूंगी हिंदी की, तो आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। Okay, so I hope all of you have loved this video. Please give your responses in the comment section, and if you want notes, please connect on the WhatsApp. Notes are not free, so please connect accordingly. We'll meet very soon. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more.